हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए मैं फिर से आ चुका हूं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके, जो कि एसएसटी क्लास 10th का टॉपिक है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यही दिखाता है कि राष्ट्रवाद कैसे बढ़ा, राष्ट्रवाद कैसे हुआ यूरोप कॉन्टिनेंट में, क्योंकि यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। तो यूरोप में उस समय पर कैसे कैसे राष्ट्रवाद हुआ, और वहाँ के किंगडम्स में, वहाँ के उस कॉन्टिनेंट के देशों में। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेडरिक सोरियो was a French artist who in 1814 prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic. फ्रेडरिक सोरियो ने एक तरीके की एक पेंटिंग शो करी जिसमें कि लाइबर्टीज शो हो रही थी। लोग लाइबर्टी, स्टैचू ऑफ लाइबर्टी के परे जा रहे थे, लाइन बनाकर। आप ये देख रहे होंगे, ये जो पेंटिंग है। मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताता हूँ कि नेशनलिज्म इन यूरोप कैसे सिस्टम है, इसका क्या हुआ था। जो इस नेशनलिज्म का बेस है ना, एक तरीके से वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लेकर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक जो था आपका नेशनलिज्म है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट इन हिस्ट्री। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है ना, वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है अपने इतिहास का। It only not gave a huge setback to monarchy, but also gave the first clear expression to the idea of nationalism. जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें हमें आइडिया दिया राष्ट्रवाद का। किस चीज का? नेशनलिज्म का। French Revolution led to the transfer of sovereignty and from monarchy to the French citizens. The constitution in France came into existence and citizens were awarded with the right of liberty and equality. French Revolution जो था वो उसे ट्रांसफर करता था सोवरेनिटी को मोनार्की से, और वहाँ के सिटीजन्स को वो अवॉर्ड करता था राइट फॉर लाइबर्टी के लिए। ठीक है, इस प्रकार फ्रेंच रिवॉल्यूशन चलता रहा। वहाँ के लोगों ने फ्रेंच लैंग्वेज कॉमन कर दी, बहुत सारी चीज़ें हुई वहाँ पे। मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशंस इम्पैक्टेड द मिडिल क्लास इंक्लूडिंग प्रोफेशनल्स एंड स्टूडेंट्स इन सेवरल कंट्रीज। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट था वो मिडिल क्लास लोगों पे, प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स पर भी हुआ बहुत सी कंट्रीज में, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, हॉलैंड हो गया, इटली हो गया, बेल्जियम हो गया। They also wanted to throw off the monarchies in their countries and become nations. समझ रहे हैं आप बात को? They also wanted to throw off the monarchies in their countries and become nations. वो अपने देशों में मोनार्कीज को थ्रो कर रहा था। इसी के बाद का टॉपिक है नेपोलियन, चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। नेपोलियन जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चाइल्ड हैं। इन्होंने भी साहब बहुत सारे कारनामे करे, इनके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। द राइज ऑफ नेपोलियन मार्क द राइज ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। नेपोलियन ने मोनार्की को राइज करा फ्रांस में। समझे आप? मोनार्की जैसे कि राजा महाराजाओं वाला सिस्टम। जैसे कि एक तो डेमोक्रेसी होती है, एक डिक्टेटरशिप होती है, तीसरी होती है मोनार्की। डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है, डिक्टेटरशिप जैसे आपने किंग जोंग का नाम सुना होगा, किंग जोंग साउथ कोरिया का। एक होती है तीसरी मोनार्की, जिसमें राजा महाराजा वाला सिस्टम रहता है। तो नेपोलियन implemented some revolutionary ideas and principles in France. नेपोलियन ने इम्प्लीमेंट करे कुछ रिवॉल्यूशनरी आइडिया और प्रिंसिपल फ्रांस में। He introduced the civil code of 1804. इसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस करा 1804 में। ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। इस कोड को नेपोलियनिक कोड भी कहा जाता था। दिस कोड इंस्टीट्यूट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर द लॉ
right to property was established, and all privileges enjoyed by the people of high birth and class were abolished. जो ये कोड है ना, सिविल कोड, ये इक्वेलिटी को बिफोर द लॉ दर्शाता है और राइट टू प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश करता है. इस तरीके का ये लॉ है. दिस कोड वाज आल्सो promulgated to other parts of Europe which were controlled by France. जो कि ये कोड जो है बहुत से अदर पार्ट्स को प्रोमulgated करता है जो कंट्रोल्ड होते हैं फ्रांस के थ्रू. In many European countries such as Switzerland, Germany, Dutch Republic and Italy, he simplified the administrative machinery, ended the feudal system and liberated the peasant from serfdom. काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डच, इनका जो था ये वो था. फिर आपका जो है वो हो जाता द बिगिनिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में आपका नया राष्ट्रवाद की शुरुआत हो जाती है ड्यूरिंग द मिड 18th सेंचुरी. 18वीं शताब्दी के बीच मध्य की बात है. There was no nation states in Europe. यूरोप में किसी भी प्रकार के नेशन स्टेट्स नहीं थे. इटली, जर्मनी एंड स्विट्जरलैंड वर नॉट वन नेशन बट वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम. आपका जर्मनी, स्विट्जरलैंड ये सब जो थे एक नेशन नहीं थे बट वेरियस किंगडम्स में डिवाइडेड थे. सेंट्रल एंड ईस्टर्न Europe was under absolute monarchies. Several factors led to the emergence of wide nationalism in the later half of the 18th century. Some of these were the rise of the middle class. इसको छोड़िए. उसके बाद आता है आपका rise of new middle class. The aristocratic class in Europe was a dominant class. Aristocratic class जो था थोड़ा तगड़ा था. मतलब ये थोड़े अलग लोग थे जो डोमिनेट करते थे. ठीक है, मतलब डोमिनेट करते थे किन लोगों को? मिडिल क्लास लोगों को. लिबरलिज्म. द मिडिल क्लास स्टूड फॉर लिबरलिज्म इन पॉलिटिकल टर्म्स स्टूड फॉर इक्वलिटी. मिडिल क्लास लोगों को यही चाहिए थी भैया. क्या चाहिए थी? इक्वलिटी, फ्रीडम, फॉर्मेशन, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट, इस तरीके की चीजें. इन 1831 अ कस्टम यूनियन कॉल्ड ज्वेलवेरिन वाज फॉर्म्ड. 1834 में कस्टम यूनियंस जो है ज्वेलवेरिन वो फॉर्म्ड हुई. इनिशिएटिव ऑफ रशिया, सेवरल जर्मन स्टेट जॉइन द यूनियन. काफ़ी जर्मन स्टेट्स को ने जो था इस यूनियन में ज्वाइन किया. और जब नेपोलियन की डेथ हो गई थी, आफ्टर द डेथ ऑफ नेपोलियन देयर वाज अ राइज ऑफ न्यू conservatism. Conservatives they were of the opinion that the traditional institution of state and society like the monarchy, the church, the social hierarchies, properties and the family should be preserved. ठीक है. उसके बाद the Congress of Vienna was held in 1815 in which Britain, Russia. कांग्रेस ऑफ वीना जो था आपका हुआ 1815 में. रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट टू ड्रॉप सेटलमेंट फॉर यूरोप. इन्होंने जो था सेटलमेंट को ड्रॉप करने के लिए यूरोप में ये वो हुई. द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरिंच. सम रिजल्ट ऑफ द कांग्रेस ऑफ वीना वर मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड इन फ्रांस एंड स्ट्रेटेंड इन रशिया. मोनार्की जो थी रिस्टोर्ड थी रशिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी कंट्रीज में. A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. साथ ही साथ उसी के बाद में गिसेपी मज़्ज़ानी, an Italian who played an important role in unification of Italy. गिसेपी मज़्ज़ानी जो थे वो इटालियन थे जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था इटली के यूनिफिकेशन में.
did not want Italy to remain a patchwork for small states and kingdom. ये नहीं चाहते थे कि इटली जो था एक पैचवर्क रहे स्मॉल स्टेट और किंगडम्स का. He opposed monarchy and wanted to establish democratic republic. ये चाहते थे कि मोनार्की को जो राजशाही वाला सिस्टम था इसको अपोज करें और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को लाएं. Because of his severe criticism of monarchy, he was described by Metternich as the most dangerous enemy of our social order. इन्होंने मतलब कई सारे मोनार्की के प्रति क्रिटिसिज्म करे और इनको डिस्क्राइब कर दिया गया मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. अपने सोशल ऑर्डर के प्रति ने जो था एनिमी बहुत डेंजरस आदमी बता दिया गया. द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 to 48. Nationalism emerged not only as a result of wars and battles. Culture played an important role. उसी के बाद में आपका वो आया रोमांटिसिज्म. Romanticism was a cultural movement in which the artist romanticized human feelings and emotions. इस तरीके का मूवमेंट था कि आर्टिस्ट जो थे ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस के प्रति जुड़ना चाह रहे थे. This was done to create a common cultural past as the basis of nation. Or this gave communities who were living under the control of other powerful nations a cultural identity. उसी के बाद आपका हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट्स, ये सारे बहुत सारी चीज़ें हुई. द 1830s वर ईयर ऑफ द ग्रेट इकोनॉमिकल हार्डशिप इन यूरोप. मतलब 1830 के समय में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से इकोनॉमिकली यूरोप को गुजरना पड़ा. द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. द ईयर 1848 वाज अ ईयर ऑफ रिवॉल्ट. 1848 जो था साल था रिवॉल्ट का. These revolts were led by the educated middle class. ये जो रिवॉल्ट्स थे वो लीड थे किनके द्वारा? एजुकेटेड मिडिल क्लास लोगों के द्वारा. In the revolution of February 1814, the French monarch was dethroned and the country became a republic based on universal male suffrage right. 1848 में फ्रेंच मोनार्क को dethroned कर दिया गया and the country become a republic based on universal male suffrage. कंपनी को रिपब्लिक बेस पे established कर दिया गया. In other parts of Europe, nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, and Poland. The men and women of the liberal middle class demanded constitutionalism with national unification. इटली, पोलैंड और कई सारे देशों के लोगों और महिलाओं ने जो थे मिडिल क्लासेस उन्होंने डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन. समझ रहे हैं बात को? उसी के साथ साथ आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली. जर्मन एंड इटली वर यूरोपियन नेशन. जर्मनी और जो इटली हैं यूरोप के नेशंस थे विच वर डिवाइडेड इनटू वेरियस किंगडम, जो काफ़ी सारे किंगडम्स में डिवाइडेड हो चुके थे. द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली वर इम्पोर्टेंट इवेंट्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री. जो यूनिफिकेशन हुआ था जर्मनी और इटली का वो काफ़ी इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारे इतिहास के लिए. उसी तभी यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ और इस तरीके से आपका जो था नेशनलिज्म हुआ यूरोप का. फिर आपका नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म के कई सारे आपके की पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे कि नेशनलिज्म विच इज़ द फीलिंग ऑफ लव. राष्ट्रवाद क्या है? देखिए जो है अपना, आप चैप्टर के नाम से समझिए चैप्टर कहना क्या चाह रहा है. चैप्टर बता रहा है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कैसे हुई? भाई जाहिर सी बात है, एक बड़ा सा कॉन्टिनेंट है, उसमें राष्ट्रवाद होगा. लोगों को हर देश के प्रति अपनी एक एरिया के प्रति एक अपना लगाव होता है जो आदमी जहाँ पैदा होता है. तो राष्ट्रवाद जाहिर सी बात है बढ़ता ही है.
तो ये यही बताना चाह रहा है, मैं की पॉइंट को आप तरीके से समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नेशनलिज्म विच इज द फीलिंग ऑफ लव फॉर वंस ओन नेशन बिकम इंटेंस एंड नैरो माइंडेड इन द मिड 19th सेंचुरी। नेशनलिज्म जो था वो एक प्रेम का भाव है, एक एक अपने वतन के प्रति, एक नेशन के प्रति। तो यही टॉपिक है, यही चैप्टर है। जहां तक उम्मीद है थोड़ा चैप्टर थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा है, आपको समझने में हल्की बहुत परेशानी आई होगी। वीडियो को आप तरीके से समझें, एक बार समझ ना आए 2 बार देख लें, 2 बार ना आए 3 बार देख लें, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मतलब यह है कि यूरोप जो कॉन्टिनेंट था उसमें राष्ट्रवाद कैसे हुआ, क्या-क्या हुआ, कैसे-कैसे देश अलग हुए, कैसे-कैसे पार्टीज फॉर्म हुई, कैसे-कैसे यूनिफिकेशंस हुए। इटली में, जर्मनी में आपके यूनिफिकेशंस हुए, जो कि हमारे इतिहास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते थे, हैं और रहेंगे। थोड़ा सा टेढ़ा-मेढ़ा है चैप्टर, मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। आप चैप्टर को पढ़िए, जो मैंने जिस तरीके से कहानी बताई है बिल्कुल यही हुआ है, और ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालिए, पढ़ते रहिए, आपको और इसी तरीके का कंटेंट मिलता रहेगा। चैनल को सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। एम करता हूँ 100 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी करा देंगे। सब्सक्राइबर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय।